नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह हमारा जो अभ्यास प्रश्न पत्र है, प्रैक्टिस सेट है, 13वां प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर कुल हमने 20 प्रश्नों को लिया है और इन 20 प्रश्नों की हम लोग विस्तृत व्याख्या देखेंगे। 20 प्रश्नों में आप लोगों को लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो कि आप वन लाइनर फॉर्म की दृष्टि से देखेंगे तो। लेकिन टोटल जो है हमारे पास 20 प्रश्न हैं। हम लोग यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक विकल्प पर चर्चा करेंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी और आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। प्रश्न नंबर 1, द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपको यहाँ बताना है कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का किया जाता है, संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो आप पूर्ण विराम जानते हैं इस प्रकार का होता है। अल्प विराम की बात करेंगे तो हम लोग ये अल्प विराम होता है, संयोजक का ये चिन्ह होता है और प्रश्नवाचक का ये रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आप कहेंगे कि संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्थात विकल्प सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया, निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है? आपको बताने हैं कि अयोगवाह वर्ण कौन से होंगे। क्या अंग आहा होगा, ए ऐ होगा, उ होगा, ई या फिर ई होगा? तो कौन से विकल्प सही हो जाएंगे? तो आप जानते हैं कि जब स्वरों के बाद दो वर्ण दिए होते हैं, जिनको हम एक को अंग कहते हैं, एक को आहा कहते हैं, और इन्हीं दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, अर्थात विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसको अलग अलग बात करें कि अंगा को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अंगा को क्या कहा जाता है? तो अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और जो आहा है इसे क्या कहेंगे? तो आप इसे कहेंगे विसर्ग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, 12 सिंगा शब्द में समास है। जो शब्द दिया है 12 सिंगा, आपको बताना है इसमें कौन सा समास होगा। क्या बहुव्रीहि समास होगा, क्या कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, या फिर अव्ययी भाव समास होगा? तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा आपके हिसाब से? और आप लोग अपना आंसर जरूर देते रहिएगा और चेक कीजिएगा कि आप 20 में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और आप हमें भी कमेंट करके बताइए कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं, या फिर कितने प्रश्न आप यहाँ पर सही कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ बताइए आप कौन सा समास होगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तो आपको बता दें, बहुव्रीहि समास जो होता है यहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय की समास की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? पहला पद क्या होता है? तो आप बताएंगे यहाँ विशेषण होता है, और दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है? विशेष होता है। जहाँ पर विशेषण विशेष की बात होती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? दोनों पद प्रधान। ओके, ये पद प्रधानता के आधार पर पूछा भी जाता है भाई। अव्यय भाव में क्या होता है? तो यहां पर आप कहेंगे पहला पद अव्यय होता है। क्या? पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, ओके। अब यहां बताएंगे कि 12 सिंगा का मतलब होता है एक प्रकार का हिरन। तो हिरन यानी कि तीसरा पद प्रधान है, अर्थात विकल्प ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा, और इसमें आप स्टार लगा के रखेंगे, इसे आप जरूर नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपको बताना है, चंद्रभाल शब्द में कौन सा समास है। यहां पर भी समास से ही प्रश्न है कि चंद्रभाल में कौन सा समास होगा। क्या कर्मधारय समास होगा, क्या तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, या फिर बहुव्रीहि समास होगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? आपको मैं सभी कर्म समास को बता चुका हूँ। यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है इसको अगर बताएं तो यहाँ तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, लोप होता है। चंद्रभाल, इसका जब हम विग्रह करेंगे, चंद्र सामासिक विग्रह, चंद्र और भाल। भाल का होता मतलब होता है मस्तक, यानी कि जिसके मस्तक पर है चंद्रमा, अर्थात आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे शिव। तो क्या हो गया? तीसरा पद प्रधान हो गया, अर्थात विकल्प डी यहां पर सही होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5, नरेश का सही संधि विच्छेद है।
यहाँ शब्द दिया है नरेश और आपको बताना है कि कौन सा विच्छेद सही होगा। क्या नर धन एश होगा, क्या नरे धन शाह होगा, ना धन रेश होगा, या फिर नर धन ईस हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी, कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा वो आप कहेंगे विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेश में नर धन ईस है। अगर आपसे पूछे नरेश में संधि कौन सी है तो आप बताएंगे गुण स्वर संधि है। कौन सी है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, संधि से अगर पूछा जाए संधि के टाइप कितने, संधि के भेद कितने, तो आप बताएंगे 3। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के भेद अगर आपसे पूछा जाए स्वर संधि के भेद तो आप बताएंगे 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। क्या बिल्कुल होगा, गैर हाजिर होगा, पृष्ठांकित, यहां पर पृष्ठांकित है, या फिर अचेतन होगा। कौन सा ऐसा शब्द होगा जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो आप लोग आंसर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी में। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो विकल्प होगा वो आपका पृष्ठांकित हो जाएगा। ये आपका उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। यहाँ पर जब इसका हम विच्छेदन करेंगे तो हो जाएगा पृष्ठांक धन इत होगा। क्या होगा, इत होगा। पृष्ठांक यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है, ये आपका मूल है, और यहाँ पर ये लगा है इत क्या है, ये आप कहेंगे प्रत्यय है। ठीक है, बिल्कुल में बिल प्रत्यय है, बिल उपसर्ग है। क्या है, बिल उपसर्ग है। यहाँ पर गैर उपसर्ग है, हाजिर मूल शब्द है, और यहाँ पे आ उपसर्ग है। क्या है, आ उपसर्ग है, और चेतन आपका मूल शब्द हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। हमें बताना है यहां पर राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। क्या राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय होगा, सौराष्ट्र होगा, या फिर राष्ट्रीयता होगा। कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा दी हुई है। तो यहां पर जो विकल्प डी होगा वो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्रीयता। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, यह पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है में वाच्य होगा। आपको बताना है कि जो दिया गया वाक्य है, यह पत्र मेरे द्वारा लिखा गया में कौन सा वाच्य होगा। क्या कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगर आपसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि वाच्य, वाच्य का मतलब होता है कहने का माध्यम। ठीक है, कहने का माध्यम, तरीका। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए वाच्य के प्रकार तो आप बताएंगे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और अगला आप बताएंगे भाववाच्य। कृतवाच्य जो है ये कर्ता प्रधान होता है, यहां पर कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में ना कर्ता ना कर्म। ठीक है, यहां पर ना कर्ता प्रधान होता है ना कर्म, तो प्रधान क्या होगा, तो आप कहेंगे ये भाव प्रधान होता है। ठीक है, यहां जो है कृतवाच्य में कर्ता के साथ ने पर सर्ग लगा होता है, लेकिन यदि किसी वाक्य में कर्ता उपस्थित है और उसके बाद के द्वारा या फिर से लगा हो तो भी वह कर्मवाच्य होगा। यहां पर क्या, यह पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है, अर्थात पत्र लिखने का कार्य हो रहा है और उसमें द्वारा लगा है, तो कौन सा होगा, तो आप कहेंगे विकल्प बी हो जाएगा, यह कर्मवाच्य है। यहां पर कर्ता, यह जो है कर्ता जो है यहाँ पर मेरे कर्ता तो है, बट ये जो है मुख्य नहीं है, ये गौड़ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, पेड़ से बंदर कूदा। यहाँ जो वाक्य दिया है कि पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ आपसे कारक से प्रश्न पूछा गया है। क्या यहाँ पर अपादान लिखेंगे, क्या अपादान कारक होगा, क्या कर्म कारक होगा, करण कारक होगा, या फिर संप्रदान कारक होगा। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी, कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे पेड़ से बंदर कूदा, यानी कि जो बंदर है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो अलग होने के भाव में, अलग होने पर
तुलना करने पर, तुलना करने पर, किसी से तुलना की जाए करने पर, डर या भय होने पर, डर या भय होने पर, या फिर डर या भय होने पर, या फिर किसी से घृणा करने पर, घृणा, सॉरी, घृणा करने पर, घृणा करने पर। तो जहां पर ये चीजें उपस्थित होंगी तो वहां पर हमेशा क्या होगा, अपादान कारक होगा, अर्थात विकल्प ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। यहां जो है बंदर पेड़ से अलग हो रहा है। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में बताना है कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। क्या अवधी होगा, बघेली होगा, छत्तीसगढ़ी होगा, या फिर बुंदेली हो जाएगा। कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर बुंदेली। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी की उपभाषाएं, तो हिंदी की उपभाषा की बात करेंगे तो ये 5 उपभाषाएं होती हैं। कौन कौन सी 5 उपभाषाएं, तो आप कहेंगे पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो 5 उपभाषाएं हैं और 5 उपभाषाओं में 17 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं, तो आप बताएंगे 17 बोलियां हैं। ठीक है, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की बात करें तो ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये सभी तीनों जो हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो विकल्प यहां पर जो होगा वो डी हो जाएगा। बुंदेली जो है ये आपका पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो किसकी है ये आप कहेंगे पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी है, तो आप बताएंगे पश्चिमी हिंदी की बोली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली है कौन सी, बुंदेली। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमें बताना है कौरवी बोली हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। जो कौरवी बोली है वो हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। तो क्या बताएंगे आप, क्या पश्चिमी हिंदी की बोली है, क्या राजस्थानी हिंदी की बोली है, क्या पूर्वी हिंदी की बोली है, या फिर बिहारी हिंदी की बोली है। तो यहां पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो आप बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। तो अगर हम देखें पश्चिमी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं, तो आप कहेंगे 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे खड़ी बोली। क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। अगला बताएंगे हरियाणवी। क्या कहेंगे, हरियाणवी कहेंगे। अगला बताएंगे तो आप कहेंगे ब्रजभाषा। कौन सा, तो ब्रजभाषा। फिर आप कहेंगे कन्नौजी। क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कन्नौजी हो जाएगा। कन्नौजी के अलावा आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे बुंदेली होगा। क्या होगा, बुंदेली होगा। अब यहां क्या है, कौरवी। तो खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कौरवी नाम से। ठीक है, तो कौरवी किस भाषा की बोली है, तो आप बताएंगे पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। और हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी आती है। क्लियर है, आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे किस प्रकार का वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे किस प्रकार का वाक्य है। क्या यह विधिवाचक वाक्य है, क्या प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या निषेधवाचक वाक्य है, या फिर इच्छावाचक वाक्य है। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहां पर जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगर आपसे पूछे वाक्य की बात करें तो वाक्य, अगर आपसे पूछे रचना के आधार पर वाक्य पूछा जाए, रचना के आधार पर वाक्य, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। और अगर आपसे कहा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य, तो आप बताएंगे 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जिन्हें विधिवाचक वाक्य, इन्हें विधानवाचक भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक, विस्मयवाचक और संदेहवाचक वाक्य होते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं। देखिए, विधिवाचक हो गया, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक और इच्छावाचक हो गया। अगला जो आपका होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे आज्ञावाचक होगा। क्या होगा, तो आज्ञावाचक होगा। ठीक है, ये 5वां हो गया। छठे की अगर हम बात करें तो विस्मयवाचक होगा। क्या होगा, तो आप कहेंगे विस्मयवाचक होगा। 7वें की अगर बात करें तो संकेतवाचक होगा। क्या होगा, तो आप कहेंगे संकेतवाचक होगा। और अगर हम 8वें की बात करें तो संदेहवाचक होगा। क्या होगा, तो आप बताएंगे संदेहवाचक
वाचक वाक्य होंगे। तो कुल जो है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। आप लोगों को बेहतर से बेहतर हिंदी आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग बेहतर हिंदी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सकें। यहां पर कहा गया ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सकते हैं, अर्थात जिनको हम तोड़ें और उनका कोई भी अर्थ ना निकले, तो उन्हें क्या कहते हैं? क्या रूढ़ शब्द कहते हैं, क्या योग रूढ़ कहते हैं, क्या यौगिक कहते हैं, या फिर प्रयुक्त कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अगर हम बात करें यहां पर विकल्प जो होगा वो रूढ़ हो जाएगा। क्या विकल्प यहां पर ए हो जाएगा, रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्दों को और तोड़ा नहीं जा सकता और तोड़ेंगे तो इनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर हम शब्द की बात करें, आपसे कुछ और भी पूछा जाता है शब्द। तो अगर आपसे पूछा जाए शब्द रचना के आधार पर शब्द, क्या रचना के आधार पर शब्द, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के, कौन से? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। अगर आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द, क्या उत्पत्ति के आधार पर शब्द पूछा जाए तो आप बताएंगे 4 प्रकार के, कौन से? तो आप बताइएगा तत्सम, आप जान गए होंगे, तद्भव, देशज, क्या देशज, और चौथा जो होगा वो होगा विदेशज। अगर बाई चांस आपको 4 विकल्प नहीं मिले, 5 विकल्प मिले, तो आप 5 लगा देंगे, तो ये यहां पर हो जाएगा संकर, जब 4 नहीं मिलेगा तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना वाक्य के लिए एक शब्द होगा। यहां पर कोई व्यक्ति अगर पाप करे और उसका स्वतः ही दंड अपने आप को दे तो उसे क्या कहेंगे? क्या प्रताड़ना कहेंगे, क्या पश्चाताप कहेंगे, क्या प्रायश्चित कहेंगे, या फिर हार मान लेना है? तो यहां आप सभी लोग जानते होंगे बेहतर तरीके से, आप ये शब्दों को लगातार सुनते आ रहे होंगे कि उसे क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे प्रायश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायश्चित कहते हैं। पश्चाताप का मतलब होता है अफसोस करना, और प्रताड़ना का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, सताना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है ओघ शब्द पर्यायवाची है। ओघ शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है? क्या ये ढेर का पर्यायवाची है, ढोंग का पर्यायवाची है, ढीठ का पर्यायवाची है, या फिर डेरा का पर्यायवाची है? तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो ओघ का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा मतलब ये ढेर का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, समूह। क्लियर है? ओके, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, यौगिक के भेद हैं। आपको यहां बताना है कि यौगिक के भेद हैं, क्या प्रत्यय है, उपसर्ग है, संधि है, या फिर उक्त सभी है? तो हम जानते हैं यौगिक जो शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, 2 शब्दों के मेल से। ठीक है, तो जो यौगिक शब्द होते हैं वो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। वो प्रत्यय के लगने से भी शब्द बनते हैं, उपसर्ग लगाने से भी नए शब्द बनते हैं, और संधियों से भी शब्दों का निर्माण होता है। तो यहां पर कहेंगे यौगिक शब्द, यौगिक के भेद क्या है? तो आप कहेंगे ये उक्त सभी हो जाएंगे। विकल्प डी यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाइयों, आप लोगों बेहतर यहां पर सीख रहे होंगे, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग कम से कम वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा आप लोग। और जो भी भाई बहन यहाँ पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस मिलती रहे। हम यहाँ पर विस्तृत रूप से हिंदी का अध्ययन करते हैं, तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर हिंदी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 17। यहाँ पे आपको भरना है कि भारत की ... की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। क्या अन्विता की रक्षा करना, सुस्मिता की रक्षा करना, अस्मिता की रक्षा करना, या फिर विस्मिता की रक्षा करना? तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्या हमें यहां पर भरना होगा? तो आप बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्या भरना हो। तो यहां पर जो विकल्प आएगा वो आ जाएगा, विकल्प आ जाएगा सी, अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अस्मिता का मतलब क्या है? अभिमान की बात करेगा। अस्मिता अभिमान, अभिमान को हम लोग क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे इसके गौरव की बात करेगा, यानी कि आन बान शान, है ना? तो इसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। पत्थर को जोंक नहीं लगती, लोकोक्ति का अर्थ है। यहां पर कहा गया है पत्थर को जोंक नहीं लगती, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? क्या शबल का शोषण नहीं होता? क्या मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती? क्या 2 धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता? या फिर विकल्प डी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो यहां पर कौन सा विकल्प होगा? तो यहां जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19, हिसाब बैठना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हिसाब बैठना
मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या सही लगना होगा, क्या ध्यान देना होगा, क्या पूछताछ करना होगा, या फिर सुविधा होना होगा। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आप लोग जरूर बताइए, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो यहां जो विकल्प होगा वो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुविधा होना हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का अपना यहां अंतिम प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द कौन सा है। यहां पर शुद्ध शब्द बताना है कि अनिर्वचनीय शब्द हमें बताना है कि क्या विकल्प ए में सही लिखा है, क्या विकल्प बी में सही लिखा है, क्या विकल्प सी में सही लिखा है, या फिर विकल्प डी में सही लिखा हुआ है। कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा, आप लोग आंसर जरूर कीजिए। तो यहां जो विकल्प हो जाएगा वो विकल्प आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिर्वचनीय विकल्प एक में सही वर्तनी लिखी हुई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहां से बहुत ही बेहतर सीखा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। जो भी, अब मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, और कम से कम एक शेयर अवश्य कर दिया करिए, एक शेयर आप लोग जरूर किया करिए। और जो भी भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे बंधु नए हैं और हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको यहाँ पर बेहतरीन हिंदी की क्लासेस मिलती हैं, मैथ, यहाँ पर बेसिक मैथ की क्लासेस मिलेंगे जहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी और आपको बेहतर फार्मूले भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, घर पर तैयारी जरूर करते रहें और हमारे साथ आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए। आपको प्रतिदिन आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, हिंदी और बेसिक मैथ आपको जरूर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।